नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का रुद्रपुर दौरा। आज केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे जायजा। 19 जुलाई को ग्राउंडिंग सेरेमनी में शिरकत करेंगे अमित शाह। सीएम धामी की भ्रष्टाचार पर एक और बड़ी कार्रवाई। पेयजल निगम का चीफ इंजीनियर निलंबित। काम दिलाने के नाम पर ली थी 10 लाख की रिश्वत। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में हुई बैठक। सिंचाई विभाग के जलाशयों में जमा सिल्ट निकालने पर अधिकारियों से हुई चर्चा। कहा, प्रस्ताव तैयार कर शासन को करे पेश। ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में विकास को लेकर हुई बैठक। मंत्री गणेश जोशी से कैंप कार्यालय में की संस्था पदाधिकारियों से भेंट। अधिकारियों से कहा, सहयोग की तलाशी संभावनाएं। तो वहीं पहाड़ों पर झमाझम बरसात से तीर्थयात्रियों की संख्या में आई कमी। बद्रीनाथ धाम में अब तक 11 लाख से ज्यादा भक्त कर चुके दर्शन। बारिश रुकने पर फिर आएगी तेजी। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो देहरादून ने स्वच्छता के मानकों पर बड़ी छलांग लगाते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में देश भर में 62वीं रैंक हासिल की है। बीते साल की तुलना में यह 6 पायदान की छलांग है। नगर निगम को 7,614 अंक मिले हैं और रुद्रपुर जैसे शहरों को पीछे छोड़ दिया है। बीते 5 वर्षों में देहरादून ने 124वीं रैंक से उठकर 62वीं रैंक तक का लंबा सफर तय किया है। नगर निगम के सीएमएचओ अविनाश खन्ना ने कहा कि यह उपलब्धि टीम वर्क और ग्राउंड लेवल पर सही प्लानिंग का नतीजा है। कार्य करने के लिए अगर देखें तो एक ये मोटिवेशनल होता है हम लोगों के लिए कि अगर रैंक में लगातार सुधार आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम लोग की जो कार्य योजनाएं हैं वो धरती पे सही रूप से अमल की जा रही हैं। और अगर आगे भविष्य के लिए देखें तो ये हमारे लिए एक प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं। और अगले वर्ष के लिए भी अगर हम देखें तो हमारी जो कार्य योजना है उसी के क्रम में आगे बढ़ेंगे। उच्च अधिकारियों का भी पूरा सपोर्ट मिलता है। माननीय मेयर साहब का भी हमारे पूरा सपोर्ट है। कमिश्नर मैम भी लगातार जो है इसके ऊपर जो है विशेष ध्यान रखे हुए हैं कि हम लोग जो है लगातार फील्ड में रहें और कोई भी कमी हो तो उसको जो है सामने लाएं और ताकि उसको समय पे रहते हुए उन कमियों को ख़त्म करें और आगे बढ़ें। केंद्र सरकार द्वारा बीते रोज देश भर की स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें इस वर्ष भी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को लगातार 7वीं बार प्रथम पुरस्कार मिला है। वहीं बात करें उत्तराखंड प्रदेश की तो राजधानी देहरादून की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। राजधानी देहरादून को 62वां स्थान स्वच्छता सर्वेक्षण में मिला है, लेकिन इस पर विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि स्वच्छता की जो बातें होती हैं दरअसल वह धरातल में कहीं देखने को नहीं मिलती। वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि यह खुशी की बात है कि राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अन्य जगहों की स्थिति में स्वच्छता को लेकर सुधार देखने को मिला है। राज्य सरकार लगातार शहरों की सफाई और उसकी स्वच्छता को लेकर कार्य कर रही है। शहर की सफाई की बात हो, ड्रेनेज सिस्टम की बात हो, इस पर सरकार काम कर रही है और राज्य सरकार के काम करने का ही तो नतीजा है कि जिस तरह राजधानी देहरादून की स्वच्छता में सुधार देखने को मिला है, ये काबिल तारीफ है। जो सर्वे के अनुसार जो आंकड़े आए हैं उसमें निश्चित रूप से अच्छा साबित हुआ है हमारे उत्तराखंड में कि लाल कुआं, हमारा देहरादून और भी जगहों पे और भी जिलों में जिस प्रकार से सर्वेक्षण के अनुसार हमारे उत्तराखंड में 61वां रैंक हमें प्राप्त हुआ है, तो ये लगता है कि निश्चित तौर पे उत्तराखंड लगातार प्रगति कर रहा है सफाई के क्षेत्र में। और जहाँ तक बात रही इंदौर की, तो निश्चित रूप से इंदौर से हमें सीखना चाहिए और भी हम सीखने की लगातार प्रयास कर रहे हैं और उत्तराखंड में देहरादून में लगातार प्रगति हो रही है और नगर निगम के लोग लगातार कार्य कर रहे हैं इसमें।
और सफाई व्यवस्था का लगातार पूरी तरीके से जायजा लिया जा रहा है। जगह जगह कूड़ा उठान की समस्याओं का भी निजात मिल रहा है। उत्तराखंड के स्कूलों में प्रार्थना सभाओं के दौरान भगवत गीता के श्लोकों का पाठ आज से विधिवत रूप से स्कूलों में शुरू हो गया है। यह निर्णय सरकारी और निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। शिक्षा विभाग इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर रहा है। इसके साथ ही इसको पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारियां भी शिक्षा विभाग में शुरू की गई हैं। निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत यह कार्य किया गया है, वहीं कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि यह कदम सभी धर्मों का सम्मान करते हुए केवल शिक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है। भगवत गीता को आज की डेट में विदेश से छात्र आके हिंदुस्तान में आके पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर इस तरह से हमको बताया गया है कि कर्म हमें कैसे करना है, हमें जीवन के मूल्यों को किस तरह से हमें बच्चों में सरोकार रखना है। नशे आप देख रहे होंगे, नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति बच्चों पर आ गई है, वो हमें कितना कारगर सिद्ध होगी ये भी हमें देखना है। तो केवल एक ग्रंथ हमको ये समझाता है, हमारे जो ग्रंथ हैं वो हमको ये समझाते हैं कि हमको इन सब से बचना चाहिए, हमको अपने कर्म में विश्वास करना चाहिए। हमारा सबसे आग्रह यही है कि जो एक बहुत अच्छा जो एक गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का एक नवाचार है, तो इसको हर किसी को उसमें जो है अप्लाई करना चाहिए। उत्तराखंड में बिना लाइसेंस नवीनीकरण के चिकित्सा सेवाएं दे रहे डॉक्टरों पर अब शासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शासन की सख्ती के बाद डॉक्टरों में हड़कंप मच गया है। हाल ही में करीब 2500 चिकित्सकों के लाइसेंस समय पर रिन्यू न होने का मामला सामने आया था। इस पर स्वास्थ्य सचिव ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। स्वास्थ्य सचिव ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे चिकित्सकों की सूची तैयार की जाए और उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल को भी निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे डॉक्टरों के नाम सार्वजनिक किए जाएं। शासन की सख्ती का असर अब नजर आने लगा है। डॉक्टर बड़ी संख्या में अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराने पहुंच रहे हैं और जुर्माना भी भर रहे हैं। सचिव स्वास्थ्य के क्षेत्र के पत्र के बाद जो है, निर्देशों के बाद जो है, लगभग 200 लोगों ने अपना रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन कराया है और जो बचे हुए लोग हैं उम्मीद है जल्द ही अपना रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल करा लेंगे। तो वहीं रुड़की के पिरान ग्वालियर में स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक में आज उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम पहुंची, जिन्होंने दरगाह साबिर पाक में चादर चढ़ाई, साथ ही देश में अमन चैन के लिए दुआ मांगी। इसके साथ ही पिरान ग्वालियर में गंदगी देखकर फरजाना बेगम ने नाराजगी जाहिर की। इस मौके पर फरजाना बेगम के कई समर्थक उनके साथ मौके पर मौजूद रहे। बस मेरा यही है कि जो अंतिम छोर तक अगर व्यक्ति बैठा है तो हमारी सरकार की योजनाएं उन तक जानी चाहिए। कोई भी अगर अपनी कोई समस्या लेके आया है अल्पसंख्यक में और वो ठीक है, सही है, तो उसके साथ न्याय होना चाहिए। उत्तराखंड में हर साल मानसून आफत बनकर बरसता है। इस साल भी अभी तक भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है, जबकि 1/3 मानसून अभी भी बचा हुआ है। 1 जून से अभी तक प्राकृतिक आपदा के चलते 25 लोगों की मौत हुई है, 18 लोग घायल हुए हैं, जबकि 8 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं। इसी तरह पशु हानि भी कम नहीं हुई है। छोटे बड़े पशुओं को मिलाकर कुल 80 के आसपास पशुओं की हानि हुई है। घरों की बात की जाए तो 3 घर पूरी तरह से तहस नहस हुए हैं, जबकि 10 गौशालाएं आपदा की चपेट में आने से बह गई हैं, जबकि आंशिक रूप से 258 घरों को क्षति पहुंची है। रोड एक्सीडेंट के मामले में भी 1 जून से अभी तक 63 लोगों की मौत हुई है, वहीं 193 लोग घायल हुए हैं, जबकि 7 लोग अभी भी लापता हैं। प्रदेश की सड़कों का हाल भी जो है बुरा दिखाई दे रहा है, जबकि 1/3 मानसून अभी भी बचा है। उससे पहले 1300 सड़कें बंद हो चुकी हैं, जबकि 58 सड़कें अभी भी पूरी तरह से बंद हैं। आपदा प्रबंधन सचिव जो हैं विनोद कुमार जो हैं सुमन ने जानकारी देते हुए बताया है कि विनोद कुमार सुमन ने कहा कि कुल सड़कों के सापेक्ष PMGSY की 32 सड़क, PWD की 22 सड़कें, BRO की व 3 राज्य मार्ग बंद हैं, जिनको खोलने का कार्य लगातार गतिमान है। के बारे में बताना चाहूँगा कि अभी तक 1300 से ज़्यादा सड़कें बंद हुई हैं, जिसमें से अधिकांश सड़कों को खोल दिया गया है। वर्तमान में हमारे सभी नेशनल हाईवे, सभी स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स सारे के सारे खुले हुए हैं। कुछ PWD की सड़कें बंद हैं, जिनको खोलने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार से कुछ सड़कें PMGSY की बंद हैं, उनको खोलने के लिए भी कार्रवाई युद्ध स्तर पर जारी है। जहाँ रास्ता अक्सर बंद रहता है
सभी जगह आवश्यकता अनुरूप जेसीबी मशीनें और मैन पावर तैनात हैं। वो रास्ता बंद होता है और हम 15-20 मिनट में रास्ता खोलने की कार्रवाई करते हैं। वो डिपेंड करता है कि मलबा कितना आया है। ज़्यादा मलबा आया तो कहीं कहीं टाइम भी लग रहा है, कहीं 2-3 दिन भी लगे हैं, और कहीं अगर मेजर लॉस होता है जैसे उत्तरकाशी में हुआ था तो उसमें हमें करीब 1 हफ्ते का समय लगा। लेकिन अधिकांश सड़कों को हम आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में खोल पा रहे हैं। तो चलिए वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। मरुधरा के नस नस में बहती संस्कृति हो या सियासी गुंबदों में जनता के पैरोकार, अयोध्या से मथुरा तक लगती जयकार हो या राजनीति के गलियारों में घूमते सियासी सवार, चार धाम से मन पावन करती बाबा की पुकार हो या देवभूमि के बर्फीले पहाड़ों को पिघलाती सियासी बयार, खबरों की दौड़ में पत्रकारिता का असली अंदाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो फिलहाल प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य के सभी ग्रामीण मतदाताओं से खास अपील की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे किसी भी प्रत्याशी को वोट ना दें जिनका नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में दर्ज है, क्योंकि इससे आपका वोट बर्बाद हो सकता है। धस्माना ने कहा कि हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि डबल वोटर लिस्ट वालों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। यदि ऐसे प्रत्याशी अगर किसी भी प्रकार से जीत भी जाते हैं तो उनकी सीट शून्य घोषित की जा सकती है। उन्होंने निर्वाचन आयोग पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा कि इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
राज्य के सारे ग्रामीण मतदाताओं से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, ऐसे प्रत्याशियों को वोट न दें जिनका नाम 2 जगह मतदाता सूची में हो। इसलिए न दें क्योंकि आपका वोट खराब हो जाएगा। हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से रूलिंग दी है, जिनके 2 जगह नाम है वो चुनाव नहीं लड़ सकते। अब राज्य निर्वाचन आयोग की बेईमानी के कारण वो लोग चुनाव के मैदान में हैं, लेकिन हाई कोर्ट में जो अभी सुनवाई होनी है उसमें इन तमाम लोगों के खिलाफ याचिका लगेगी और हाई कोर्ट कह चुका है कि ये नहीं हो सकता। इसे नहीं हो सकता तो अगर वो चुने भी गए तो उनकी सीट शून्य हो जाएगी, इसलिए अपना वोट खराब न करें। तो वहीं अगली खबर की ओर रुख करते हैं तो अवैध धर्मांतरण व मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े छागुर बाबा के नेटवर्क को अब यूपी पुलिस एटीएस अन्य राज्यों में भी तलाश कर रही है। इसी क्रम में यूपी एटीएस देहरादून पहुंची, जहां वे एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में ले गए। इसको लेकर एसएसपी देहरादून ने जानकारी देते हुए बताया कि धर्मांतरण व मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित संदिग्ध को पूछताछ के लिए ले जाया गया है। व्यक्ति का नाम अब्दुल रहमान है, जिसे सहसपुर क्षेत्र से पूछताछ के लिए ले जाया गया है, जबकि युवती सृष्टि जो रानी पोखरी में है उससे भी पूछताछ की गई। हाँ, देखिए, मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो प्रकरण अभी धर्मांतरण को लेकर या विदेशी फंडिंग को लेकर चल रहा है वो यूपी एटीएस द्वारा उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और वहाँ सीनियर अधिकारियों को टच में लगातार है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर भी इसके कुछ कनेक्शंस हो सकते हैं। इस संबंध में टीम द्वारा एक व्यक्ति जो संदिग्ध था उसको पूछताछ के लिए उनको वहाँ पर ले गए हैं। साथ ही साथ एक किसी महिला का नाम भी आया था, चूँकि उस महिला के बारे में उसके परिवारजनों से जानकारी कर ली गई है पुलिस द्वारा और लगातार कोऑर्डिनेशन में है। अभी तक इसमें कोई भी ऐसी पुष्ट गिरफ्तारी की सूचना या कोई अन्य डेवलपमेंट नहीं अभी तक अपडेट आया है। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में भी सख्त धर्मांतरण कानून लागू हो चुका है और इस कानून लागू होने के उपरांत अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकाश में आता है, खासकर देहरादून में या उत्तराखंड में, कि इसके बाद कोई इन्फ्लुएंस करके या किसी का धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया तो डेफिनेटली उस पर भी उत्तराखंड पुलिस या देहरादून पुलिस में ऐसा कोई मैटर आता है उस पर भी हम अपनी तरफ से सुओ मोटो भी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अभी तक की जो प्राथमिक जानकारी जो हमारा कोऑर्डिनेशन सीनियर अधिकारियों के साथ है उसमें अभी कोई पुख्ता ऐसी कोई चीज़ शेयर नहीं की गई है जिसको अभी आपके माध्यम से इसको बताया जा सके, बट लगातार उनके टच में भी है। जैसे कोई अपडेट आएगा तो उसमें ज़रूर इसमें आप लोग को उसमें शेयर किया जाए। हरिद्वार से गंगा जल लेकर भारी संख्या में कांवड़िए मंगलौर से होकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी शिव भक्तों की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। शिव भक्तों की सुरक्षा के साथ साथ ही पुलिस प्रशासन भी भोले के भक्तों की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इसी के चलते मंगलौर कोतवाली के बाहर कोतवाल शांति कुमार ने मंगलौर से जाने वाले कांवड़ियों को फल और शरबत वितरित किए। इस मौके पर मंगलौर कोतवाली प्रभारी शांति कुमार ने बताया कि श्रावण मास का महीना है और इसमें जितने भी पुण्य के काम किए जाएंगे वे कम होते हैं। इसी के चलते आज मंगलौर कोतवाली की तरफ से सभी शिव भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। यात्रा चल रही है तो भोलों की सेवा के लिए यहाँ पे शिविर लगाया गया है, जिसमें हमारी जल सेवा, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है तो पानी और शरबत, केले, ताकि भोलों को ज़्यादा थकान ना हो और इसी बहाने हम लोगों की तरफ से एक समाज सेवा का काम हो जाए, सेवा अर्पित हो जाए। प्रदेश के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री तथा जनपद उधम सिंह नगर के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने पतंग नगर पहुंचकर आगामी 19 जुलाई को रुद्रपुर में आयोजित होने वाले उत्तराखंड निवेश उत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों और भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी ली और संबंधित विभागों को समयबद्ध रूप से सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने बताया कि इस भव्य आयोजन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम के दौरान 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग की जाएगी, जिससे राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। मंत्री जोशी ने सभी अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों को जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की और कहा कि यह आयोजन उत्तराखंड के आर्थिक विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। तो चलिए हम नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का रुद्रपुर दौरा। आज केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे जायजा। 19 जुलाई को ग्राउंडिंग सेरेमनी में शिरकत करेंगे अमित शाह। सीएम धामी की भ्रष्टाचार पर एक और बड़ी कार्रवाई। पेयजल निगम का चीफ इंजीनियर निलंबित। काम दिलाने के नाम पर ली थी 10 लाख की रिश्वत।
देहरादून में मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में हुई बैठक सिंचाई विभाग के जलाशयों में जमा सिल्ट निकालने के अधिकारियों से हुई चर्चा। कहा प्रस्ताव तैयार कर शासन को करे पेश। ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में विकास को लेकर हुई बैठक। मंत्री गणेश जोशी से कैंप कार्यालय में की संस्था पदाधिकारियों से भेंट। अधिकारियों से कहा सहयोग की तलाशी संभावनाएं। पहाड़ों पर झमाझम बरसात से तीर्थयात्रियों की संख्या में आई कमी। बद्रीनाथ धाम में अब तक 11 लाख से ज्यादा भक्त कर चुके दर्शन। बारिश रुकने पर फिर आएगी तेजी। तो आज के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए जन टीवी के साथ में।